हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। क्षितिज भाग 2 से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक कहानी यह भी मनु भंडारी द्वारा लिखित ये उनके जीवन के कुछ जो है तथ्यों को यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उनके जीवन में उनके पिता और उनकी माता का क्या जो है भागीदारी रही और कौन कौन से वो गुण हैं जो उनके माता और पिता के उनमें आए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनके पिता जो हैं पहले बहुत ही अच्छे जो है व्यवहार उनका था, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां बदलने के साथ साथ इनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया था। ठीक है। और बाद के दिनों में जो है ये चिड़चिड़े हो गए थे क्योंकि इनके कुछ अपनों ने इनको धोखा दिया, जिस कारण इनका व्यवहार परिवर्तित हो गया। ये जो है शकी स्वभाव के बन गए। इनकी माता जी पर जो है ये शक करने लग गए, साथ में जो है अपने परिवार के हर सदस्य पर ये शक किया करते थे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जो है तो मनु भंडारी ने ये जो है लिखा है। तो एक कहानी यह भी के संदर्भ से सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। उन्होंने ये जो है अपने जीवन के बारे में ही लिखा है, लेकिन इन्होंने कोई आत्मकथा की तरह नहीं लिखा है। उन्होंने जो है अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की जो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर यहाँ पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व में यानी कि जो उन्होंने लेखन कार्य किया है उसमें जो है उस निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को जो यहाँ पर प्रकट किया है और 1946 और 1947 की आजादी की जो आंधी ने मनु को भी जो है अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका जो है उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का जो तरीका है वो देखते ही इस चैप्टर में आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जो है इसको हमने पढ़ लिया था आधा, तो एक बार इसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि हम जो है मैं तो जन्मी तो मध्य प्रदेश में थी, लेकिन के बाद में जो है ये कहाँ चले गए थे, अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में। वो 2 मंजिला मकान में रहा करते थे। ऊपर की मंजिल में इनके पिता रहते थे, जहाँ पर इनकी पिताजी की जो है सभी पुस्तकें जो है बिखरी हुई पड़ी रहती थी। ठीक है। और नीचे जो है ये सभी रहते थे। ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में रहते थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कार्यों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों जो है 8-10 विद्यार्थियों को अपने साथ रख करके जो है वो उनको पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ओहदे पर भी पहुंचे। ये उनकी जो है खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी जो है दरियादली के चर्चे भी कम थे। और एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी भी थे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना था, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावेशों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। तो पहले दिनों में ये इंदौर रहा करते थे, लेकिन बाद में जो है ये अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से जो है अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और केवल अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, यानी कि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो अभी भी नहीं सुधरी। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया था। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और आर्थिक विस्फाटित फातित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को भी अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए, यानी कि वो अपने परिवार में शेयर नहीं करते थे कि भाई उनके साथ जो है आर्थिक तंगी चल रही है, वो किस प्रकार से जो है बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ ये चीजें शेयर नहीं करते थे। नवाबी आदतें थी, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपकपाती और थरथराती
थी। जैसे कि मैंने बताया कि जब इनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई तो फिर जो है ये अपने परिवार पर उसका गुस्सा निकालने लग गई, अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर जो है उसका गुस्सा वो निकालती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें, और जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में शक्की बना दिया था। यानी कि इनके अपनों ने इनके साथ विश्वासघात किया, इसलिए जो है ये एक शकी किस्म के बन गए थे। यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं इसलिए यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गूंथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। तो यहाँ मनु भंडारी ने क्या कहा कि मेरे पिता का जो व्यवहार था वो मेरे अंदर भी आ गया था, जाने अनजाने जो है। हालांकि उस समय उनका जो बिहेवियर था वो उनको भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कहती है जाने अनजाने जो है ये सब गुण जो है इनके अंदर भी आ चुके थे। अब कहते हैं मैं जो हूँ बचपन में काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात से वो तुलना करते थे, और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर जो है ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी। तो सबसे बड़ी बात तो उनके अंदर जो है एक हीन भावना आ गई थी, और इसका कारण थी उनके पिता। उनके पिता जो है उनकी बड़ी बहन से उनकी बार बार तुलना करते थे। ठीक है, तो कहते हैं यही जो है कारण है कि अभी भी जो हूँ मैं अपने नाम मान प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को आती हूँ। यानी कि अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कर ही नहीं सकती हूँ ऐसा। क्यों? क्योंकि वो जो है अपने अंदर उनकी हीन भावना रही कि मुझसे जो है शायद कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो कहती है मैं जो हूँ इस पर भरोसा नहीं कर पाती हूँ, सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिता के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उसके शक्की स्वभाव की जो है झलक दिखाई देती है। यानी कि पिता की जो आदत थी वो अब मनु भंडारी में भी आ गई थी, और खुद पर ही वो सब करने लग गई थी। इतनी जो है महान साहित्य में जो है उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने लेखनीय कार्य किया है, उन सब पर भी उन्हें शक होता था कि शायद ये मैंने नहीं, या शायद मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ। तो इस प्रकार की जो है वो सब करती थी अपने पर ही। ठीक है, तो कहती है जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती थी, वे तो न जाने कितने रूपों मुझ में है। यानी कि मैं तो उनके उन गुणों से जो है उनसे टक्कर लेती थी, लेकिन वही स्वभाव वही गुण शायद मेरे अंदर भी आ गए, कहीं कुंठाओं के रूप में, तो कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ी को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जमाई है। वो कहती हैं कि मेरे पिता के जो गुण हैं वो शायद मेरे अंदर जो है बहुत अच्छी तरह से वो जो है बैठ चुके हैं। ठीक है ना, सिर्फ बाह्य जो आधार है, बाह्य जो विभिन्नताएं हैं वही जो है अलग है, बाकी मेरे अंदर जो है मेरे पिता के गुण ज्यादा है। ठीक है, तो कहती हैं पिता के ठीक विपरीत ही मेरी बेपढ़ी लिखी माँ धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा नहीं, केवल दिया है। हमारे भाई बहनों का सारा लगाव शायद इसलिए सहानुभूति से उपजा, यानी कि अपनी माँ के प्रति उनका एक सहानुभूति का जो संबंध बन गया था, माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा हुआ उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन पाया। अब लेखिका कहती है कि मेरी माँ जो है बहुत धैर्यवान थी, बहुत ही सहन शक्ति थी उनमें, लेकिन उनका आदर्श में कभी नहीं बन पाई, मैं वैसा उनकी तरह कभी भी नहीं बन पाई। ठीक है, कहती हैं न उनका त्याग न उनकी सहज गुणता, खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब तो ये जो है कहती है कि अब ये मेरे माता पिता का जो पुराण जो बता रही हूँ वो मैं यही खत्म करके अपने पर जाती हूँ। तो इन्होंने बताया कि 5 भाई बहनों में ये सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी कहती है जब मैं 7 साल की थी तब उनकी शादी हो गई थी। ठीक है, और कहती है मुझे जो है थोड़ी सी धुंधली याद है उनकी शादी की।
है ना। उसके बाद इनकी जो बड़ी बहन है सुशीला, जिनसे लगभग 2 साल बड़ी थी, जब इन्होंने जो है मैट्रिक पास कर लिया तो ये भी जो है इनकी भी शादी कर दी गई। और इनके जो है 2 भाई बहन है। इन्होंने यहाँ पर अपने बचपन के बारे में बताया कि इन्होंने वो सारी चीजें जो है खेली है। ठीक है, कुछ खेल यहाँ पर इन्होंने बताया है, जैसे कि सतोलिया हो गया, लंगड़ी टांग हो गया, पकड़म पकड़ाई हो गया। ठीक है, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डी गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ भी गिल्ली डंडा खेला है। लेकिन कहती हैं कि हमारा खेलने का जो दायरा था वो घर तक ही था। और यहाँ पर साथ में ये भी बताती हैं कि उस समय का दौर ऐसा था कि घर जो है 4 दीवारी तक सीमित नहीं था। आसपास के गली मोहल्ले के जितने भी घर थे वो सभी जो है घर के दायरे में आते थे, यानी कि सभी घरों को जो है अपना जैसा समझा जाता था। हमें जो है किसी भी के घर में जाने की रोक टोक भी नहीं थी। तो ये सब यहाँ पर बताती हैं और कहती हैं कि अब शायद जो है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। पास पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित। अब देखिए आजकल जो है आधुनिक जो है जो हमारा समाज है वो कैसा बन गया है, वो इतना ज्यादा जो है संकुचित हो गया है कि आज हमारे पड़ोस के घर में क्या हो रहा है ये हम नहीं जानते। हमारे पड़ोस के घर में अगर किसी की डेथ भी हो गई तो हमें जो है 2-3 दिन में पता चलेगा, क्योंकि हम इतने संकुचित हो गए हैं। हमारा घर हमारी 4 दीवारियों तक ही सीमित रह गया है। ना हमें किसी से कोई मतलब, ना किसी को हमसे कोई मतलब। तो इस प्रकार का माहौल भी अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उस समय जो है जो सारे गली मोहल्ले थे वो सब अपने घर जैसा था, कहीं भी जाने की रोक टोक नहीं थी। लेकिन कहती हैं कि हमने भाइयों के साथ भी खेला है, लेकिन हमारे जो है कुछ दायरे थे, तौर तरीके थे। लड़कियों को ज्यादा दूर नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है ना। तो कहती हैं अब यहाँ पर इन्होंने ये चीज बताई है कि आज जो है अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित और असहाय और असुरक्षित बना दिया है। अब देखिए पड़ोस में अब जो फ्लैट कल्चर है उसमें जो है अलग अलग तरीके के अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, रहते हैं वहां पर। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अब पड़ोस में किसी के बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो हम उसे जानते हैं ना हमें पता है। अब पहले क्या था, गली मोहल्ले के सभी बच्चे जो है अपने बच्चों जैसे थे। ऐसा माहौल था कि जैसे उनके बच्चे, पड़ोस के बच्चे, अपने बच्चे। तो जो है हम सुरक्षित भी थे एक तरह से, क्योंकि जो है सभी लोग हमें जानते हैं। तो हमारी जो सुरक्षा का जो वो था दायरा वो जो है थोड़ा बड़ा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल भी जो है लोग मॉडर्न हो चुके हैं, आधुनिकता में जी रहे हैं और अपने तक ही लोग सीमित हैं। तो हमें जो है असुरक्षित भी बना दिया इसने, असहाय बना दिया है। अगर हमें जरूरत है तो फिर जो है हम ना किसी पड़ोस के घर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो उनके साथ कोई बोलचाल ही नहीं है। तो हम फिर उनके साथ समय जो है उस समय भी नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग क्या हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं, असहाय हो गए हैं, असुरक्षित हम बन गए हैं। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजारी और युवा अवस्था का आरंभ किया। कहती हैं कि मेरे जो है जितनी भी मैंने जो लेख लिखे हैं उनकी कहानियों के जो पात्र हैं वो सभी जो हैं मेरे पड़ोसी और मेरे जो सिर्फ 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में मैं बड़ी हुई, लेकिन इसकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ है। यानी कि जब मैं कहानी लिखने लगी तो तब मुझे पता चला कि मैं जो हूँ इन बातों से, इन लोगों से जो हूँ कितना अटैच थी, क्योंकि उन्हें जो है बहुत अच्छे से उनकी यादें थी। ठीक है, इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी जो भाव भंगिमा है, क्योंकि वो जिन पात्रों को बनाती थी वो उनके गली मोहल्ले के ही कुछ लोग थे। तो अब कहती हैं कि उनकी सभी चीजें मुझे याद है। उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था। यानी कि उनके मन में, उनके जहन में जो है ये छाप छोड़ चुकी थी। तो अब यहाँ पर इन्होंने अपने बारे में बताया। अब कहती हैं उस समय तक हमारे परिवार में जो है लड़कियों के विवाह के लिए जो अनिवार्य योग्यता थी वो क्या थी, उम्र में 16 वर्ष होनी चाहिए और साथ में मैट्रिक पास हो, यानी 10 पास हो। सन 44 में सुशीला ने इस योग्यता को प्राप्त कर लिया और शादी करके कोलकाता चली गई। साथ में इनके जो 2 बड़े भाई थे वो भी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। अब होता क्या है, परिवार में जब बड़े होते हैं तो छोटों पर ध्यान नहीं रहता। तो अब रह गई यहाँ पर मनु बलिदारी सबसे छोटी। तो अब जो है अब क्या हुआ, अब इनके पिता का जो है पूरा ध्यान इन पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ जो है सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि वो रसोई से दूर रहे। अब उनके पिता जो है कुछ अलग स्वभाव के थे। वो क्या कहते थे,
जहाँ पास पड़ोस के जो लोग हैं वो कहते थे भाई मैट्रिक पास करो और साथ में जो है घर का काम भी सीखो, किचन का काम सीखो, ताकि शादी के बाद जो है तुम घर में एक अच्छी गृहिणी बन सको। लेकिन इनके पिता ऐसा नहीं कहते थे, वो हमेशा जो है मन्नू भंडारी को रसोई से दूर ही रहने को कहते थे। रसोई को भी वे भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे? भटियार खाना। उनके हिसाब से वहां रहना उनकी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े रहते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था और चाय पानी नाश्ता देने जाती तो पिताजी भी मुझे जो है वहां बैठने को कहते थे। वे चाहते थे कि मैं भी बैठूं, सुनूं और जानूं देश के चारों ओर क्या हो रहा है। पर कितना कुछ हो भी रहा था, क्योंकि अब आजादी का समय था। 1942 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेद की तो मुझे बिल्कुल दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण उनकी कुर्बानी से जरूर मन आक्रांत रहता था। तो 10वीं कक्षा तक जो है आलम यह रहा था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली जो बहसें थी उनको सुनती थी। अब यहाँ लेखिका ने बताया कि मुझे जो है उन बहसों की समझ तो नहीं थी, लेकिन पिताजी जो है उनको सुनने के लिए कहते थे तो मैं जो हूँ बिना समझ के उनको सुन लेती थी। ठीक है, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। और मुझे जो है लेखक का भी कोई ज्यादा परिचय नहीं था, लेकिन मैं किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास की तो मैं फर्स्ट ईयर में आई तो हिंदी की जो उनकी प्राध्यापिका है शीला अग्रवाल, उनसे परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल जहां मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बन गया था। तो जहां पर उन्होंने जो है शुरू ककहरा यानी कि जहां का शुरुआती जो शिक्षा है वो पढ़ा, वहां जो है अब कॉलेज बन गया था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी शीला अग्रवाल। उन्होंने बाकायदा साहित्य की जो है दुनिया में प्रवेश कराया। अब इनका जो है साहित्य में प्रवेश शीला अग्रवाल जो उनकी स्कूल गर्ल्स कॉलेज की जो क्या थी प्राध्यापिका थी, उनसे जो है इन्होंने साहित्य सीखा। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की और 2 साल बीतते बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया में शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, भगवती शरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। यानी कि अब जो है ये समझ के साथ पढ़ने लग गई। उस समय जैनेन्द्र जी को छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर था, पर उस समय मेरी समझ से के दायरे से वो बाहर था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उससे जो है मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ा। तो कहती फिर मैंने जो है उस जो है उपन्यास को फिर से पढ़ा और अब जो है कुछ समझ के साथ पढ़ा। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणा के आधार जो है आगे ये प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी कर रहे थे। तो ये सभी बातें इन्होंने वहां बताई। तो अब क्या हुआ, शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींच करके जो है उन्हें इस स्थिति तक की जो है सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। अब इन्होंने भी जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उसमें भाग लिया। 46-47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे ही घर में बैठे रहना संभव नहीं था। सभी जगह जो है रैलियां चल रही थी, नारेबाजी चल रही थी, प्रभात फेरियां हो रही थी, हड़तालें चल रही थी, जुलूस चल रहा था, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सबसे जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जो जोशीले बातें थे उनमें जो है रगों में बहते खून को लावे में उन्होंने बदल दिया था। स्थिति यह हो गई थी कि बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक बवंडर जो है घर में भी मच गया था। ठीक है, पिताजी की आजादी की यही सीमा थी कि उनकी उपस्थिति में घर में, अब उनके पिता चाहते थे कि बस घर में जो राजनीतिक पार्टियां आए उनकी बातें सुने और बस यहीं तक जो है वो उसमें उठे बैठे उसको जाने समझे, बस इतना ही उनके पिताजी की आजादी का दायरा था। लेकिन जो है कहती हैं अब मेरे लिए जो है ये किसी की दी गई आजादी, उसमें रहना ये जो है मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है स्वतंत्रता जो आंदोलन थे, जो जुलूस चल रहे थे, उनमें जो भाषणबाजी हो रही थी, उन सब में इन्होंने भाग लिया। ठीक है,
तो कहती है जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है यह तभी जाना। और कहते हैं अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से वो टक्कर लेने लगे उस समय से। और ये जो सिलसिला है ये राजेंद्र से शादी की तक जो है ये चलता रहा, यानी कि जब तक इनकी शादी नहीं हुई तब तक ये अपने पिताजी से हर बात पर बहस करती रहती थी। यश कामना, बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। उनके जीवन की धुरी था कि यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। उनके पिता चाहते थे कि व्यक्ति जो है कुछ विशिष्ट बने, वर्चस्व हो, यानी कि उसकी प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, और उसका जो है सभी जगह उसको जो है समाज में पूछा जाए। इसके चलते ही मैं एक दो बार उनके कोप से बच गई। एक बार कॉलेज से उनके प्रिंसिपल का पत्र आया। पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा जाकर वहां जाकर। तो 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से बनाते हुए वे वहां गए। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान, क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोसन के घर चली गई। अब क्या हुआ, प्रिंसिपल से का जो है पत्र आया उनके पिता के लिए, तो पिताजी जो है आग बबूला होकर स्कूल चले गए, कॉलेज चले गए। अब ये जो है डर के मारे पड़ोस के घर में चले गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब प्रिंसिपल साहिबा ने बताया कि इनकी बेटी का इतना रौब है पूरे कॉलेज में कि इनके एक इशारे पर जो है सभी लड़कियां जो है इनके साथ चली जाती हैं, नारेबाजी करती हैं, तो उनके पिता जो है बहुत ही जो है एक अलग ही उनका स्वभाव, जिस गुस्से से वो गए थे अब जो है वो गर्व से जो है घर आए। और कहती है उन लोगों के लिए कहा, तो अब जो है ये चली गई कहाँ, पड़ोस के घर में। पड़ोस के घर में अपनी माता से कहा कि भाई जब गुस्सा शांत होगा तब मुझे बुलाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जब इनकी माता ने इनको बुलाया तो क्या कहा, यह पूरे देश की पुकार है। तो देखो उन्होंने जो है जब प्रिंसिपल ने कहा कि भाई तुम्हारी बेटी जो है इतना यहाँ पर हुड़दंग मचा रखा है, इनके इशारे पर जो है सारा कॉलेज जो है इसके एक इशारे से सभी लड़कियां इकट्ठा हो जाती हैं, नारेबाजी करती हैं, क्लास छोड़कर चली जाती हैं उन लोगों के, तो कहा कि भाई अपनी बेटी को समझाइए। तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए। अब उन्होंने क्या कहा कि तो पूरे देश की पुकार है। तो उनके पिता ने प्रिंसिपल से क्या कहा कि भाई जो मन्नू भंडारी जो कह रही है ये तो पूरे देश की पुकार है, यानी कि आजादी की लड़ाई में वो भाग ले रही है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और वे अवाक। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और न अपने कानों पर, यह हकीकत थी। यह एक घटना और तो जो है इन्होंने जो है बताया कि पिता जब जो है स्कूल से कॉलेज से घर आए तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो मनु की नहीं बल्कि पूरे देश की आवाज है, इसमें कोई कर भी क्या सकता है। और उन्हें जो है अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। अब जो है लेखिका को समझ में नहीं आ रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों और अपने जो है कानों पर कि सचमुच में ऐसा है। तो एक घटना का जिक्र इन्होंने यहाँ पर किया है। दूसरी घटना का जिक्र इन्होंने यहाँ पर अपने कॉलेज में जब ये भाषणबाजी कर रही थी तो इनके एक जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि भाई अपनी बेटी को समझाइए, तुम्हारी बेटी जो है चौराहे पर भाषणबाजी कर रही है। और ये जो है आग बबूला हो गई। लेकिन उनके घर आने से पहले, लेखिका के घर आने से पहले इनके एक दूसरे मित्र ने जो है लेखिका की एंट्री होते ही उन्होंने इतनी जो है उनकी तारीफ करी कि तुम्हें अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, तो इससे जो है उनके पिता का जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल गया था। तो आगे हम इस कहानी को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।